आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय लक्ष्मी जी, शंतनु जी, संयुक्त संघर्ष मोर्चा के साथियों, भाई योगेंद्र यादव जी ने आपको पूरी बात बता दी है। मैं कुछ बातों से जोड़ना चाहता हूं। पहली बात यह कि जो आंदोलन चल रहा है, आज उसको 109 दिन हो गए, 109 डेज, और दुनिया का ये सबसे लंबा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, ताकतवर और सबसे ज्यादा अहिंसात्मक बड़ा आंदोलन है। उस आंदोलन में आज अगर अखिल गोगोई जेल में नहीं होते तो वो भी बॉर्डर पर होते। आज सुबह हम उनसे मिले और उनसे मिलकर के उनकी जो शारीरिक स्थिति को जाना, वो दुखद है, काफी पीड़ा के अंदर वो है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं। कृषक मुक्ति संग्राम समिति के नेता होने के नाते वो जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय NAPM के नेशनल कन्वीनर रहे। वो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के हमारा जो वर्किंग ग्रुप है उसके मेंबर हैं, और इस नाते ये जरूरी था कि हम उनसे मुलाकात करें। लेकिन जिस तरीके की दुर्गति उनकी सरकार के द्वारा की जा रही है, मुझे लगता है कि वो पूरे आसाम के उन नागरिकों के लिए चुनौती है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, मानव अधिकारों में विश्वास रखते हैं, और जन आंदोलन करना हर नागरिक का अधिकार है। उसमें जो लोग विश्वास रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए। मैं और भी ज्यादा उसके साथ में इसलिए जुड़ा हुआ हूं, जैसे मेरे बारे में बताया, मेरा भी एक आंदोलन किसानों का चला। उस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार की, फायरिंग हुई, 24 किसान शहीद हुए, 250 को गोली लगी, 17 साल केस चला, मेरे ऊपर 140 केस लगाए। उसके बाद में आजीवन कारावास की मुझे सजा कर दी ताकि मैं चुनाव न लड़ सकूं। मैंने आते आते अखिल गोगोई से कहा कि मेरे को जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी होने वाला है, ऐसा मुझको दिखलाई पड़ता है। और ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, आसाम की जनता को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो उस व्यक्ति के साथ क्या यही होना चाहिए। अखिल गोगोई की केवल इतनी ही गलती है कि वो बिग डांस के खिलाफ में बोलता है, वो का के खिलाफ में बोलता है, वो लोगों के, इंडिजीनियस लोगों के अधिकारों के बारे में बोलता है, वो बायोडायवर्सिटी के बारे में बोलता है, वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोलता है। यही उसकी गलती है। तो क्या आसाम ऐसे नेता चाहता है जो केवल व्यवस्था के साथ में हाँ में हाँ मिलाने का काम करे? ये बड़ा सवाल है। ये अखिल गोगोई का सवाल नहीं है, डॉक्टर सुनीलम का सवाल नहीं है। पूरे देश के अंदर जो कुछ करता है, हम लोग अभी कोलकाता के अंदर थे, आपकी जब सभा चल रही थी, विनायक सेन और मैं साथ में बैठे थे। विनायक सेन को 1.5 साल तक जेल में रखा, उस आदमी को पूरा तोड़ दिया, पूरा खत्म कर दिया। मेरे बगल में बैठे हुए थे, मैं यही सोच रहा था। तो ये जो सिस्टम है, जो सिस्टम झूठ के आधार पर, इस समय जो भगत सिंह ने जो बात कही थी, आज कार्ल मार्क्स का भी पुण्यतिथि है, उन्होंने जो कहा था कि अन्याय और लूट के ऊपर जो आधारित व्यवस्था उसको मैं बदलना चाहता हूं। ये वही व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को जो चुनौती देता है, किसानों ने चुनौती दी। अभी केवल NIA के नोटिस गए हैं, योगेंद्र जी आपके पास भी आया है? नहीं आया? आ गया। अभी बहुत बड़ा दबाव है, अभी बहुत बड़ा आंदोलन है, लेकिन 22 FIR हो गई है, 150 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें ज्यादातर लोगों की बेल हो गई है।
लेकिन मैं इस बात का भुक्तभोगी हूं। एक बार जब फर्जी केस दर्ज होता है वो 10 साल 20 साल तक चलता है और उसमें कुछ लोगों को टारगेट करके सजा करने का काम हो सकता है। उनको पूरी प्रोसेस से, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर करने का काम किया जा सकता है। ये इस स्टेट का, अकेले आसाम की बात नहीं कर रहा, मैं नेशन स्टेट की बात कर रहा हूं। ये उसका एक चरित्र है, ये उसका एक वर्ग चरित्र है। इसके बारे में जरूर आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आंदोलन की बात कर रहे हैं और एक देश के और दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो उस आंदोलन को केंद्र सरकार, मोदी की सरकार, हम लोग, हमारे लोग की सरकार चाहती थी कि इसको कुचल दें। खुद तो नहीं कुचल सकती, वाया सुप्रीम कोर्ट आजकल सब काम होता है। कोशिश थी कि जैसे सीए एनआरसी के मामले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू करके जामिया के सामने जो धरना लगा था उसको हटा दिया गया था, कोशिश वैसी ही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समझ लिया। उन्होंने कहा कि हम अपने हाथ खून से नहीं रखना चाहते और प्रोटेस्ट करना लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, इस बात की मुझे खुशी है, हालांकि मुझको उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये बात कहा और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी है तीनों कानूनों के ऊपर। सरकार ने भी कह दिया है कि 18 महीने तक हम इसे स्थगित रखते हैं। ये बात मैं इस बात के कारण से उल्लेख करता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि सरकार खड़ी हुई है, सरकार पीछे जा रही है, सरकार कॉर्नर हो चुकी है, जैसा योगेश जी ने बताया कि केवल डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होना है, वो अपने अहम के कारण से वो अभी वो सर्टिफिकेट इश्यू करने को तैयार नहीं है। 11 बार मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तो मैं तो नहीं हूं, लेकिन योगेंद्र यादव जी को तो होना चाहिए था, 7 मेंबर कमेटी के लीडर हैं, लेकिन नहीं रखा। क्यों? अमित शाह नहीं चाहता कि योगेंद्र यादव रहे। भाई योगेंद्र यादव कौन से अपराधी है? अरे तू तड़ी पार आदमी है, तेरे को इस्तीफा देना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था, होम मिनिस्टर रहते हुए इस्तीफा देना पड़ा था और एब्सकॉन्ड किया था, छुप गया था। और वो योगेंद्र यादव को रोक देता है। वो बातचीत में नहीं आएंगे, मेधा पाटकर बातचीत में नहीं आएंगे, अतुल अंजान बातचीत के अंदर नहीं आएंगे, जो स्वामीनाथन कमीशन के जो है एकमात्र सदस्य थे नहीं आएंगे। जो लोग एक्सपीरियंस रखते हैं 30 साल 40 साल का सरकारों के साथ नेगोशिएट करने का, वो नहीं आएंगे। ये सरकार इस किसान आंदोलन को भी डिवाइड करना चाहती थी, लेकिन योगेंद्र यादव जी ने कहा मेरे चलते वार्ता रुक जाए, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, वार्ता करो। और हमें कोई चिंता नहीं है कि कौन जाता है, 550 किसान संगठन है, कौन से 40 संगठन जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सबको एक ही बात वहां पर बोलनी है, 3 कानून रद्द करो और सभी कृषि उत्पादों की लीगल गारंटी दो। और कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, कोई भी 40 चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आपको दमन करने की आदत है और आपको लोगों की बात सुनने की आदत नहीं है। मोहन डेलकर, मैं एक नाम लेना चाहता हूं। मोहन डेलकर सांसद रहे, दादरा नगर हवेली के 7 बार सांसद रहे। उन्होंने पीएम को पत्र लिखा, उन्होंने होम मिनिस्टर को पत्र लिखा, नहीं सुनवाई हुई, उसके बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। समझिए, ऐसी सुनवाई किसानों की नहीं हुई तो कई किसानों ने आत्महत्या कर ली और उन्होंने नामजद, आप तो वकील बैठे, अगर कोई सुसाइड नोट लिख के तो उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? कानून कहता है कि चलना चाहिए, लेकिन नहीं चल रहा। कानून से ऊपर है, लोकतंत्र के अंदर भरोसा नहीं है और इसीलिए हमने जो अपील की है संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को हराना जरूरी है, ये हमारा कहना है। इसीलिए जरूरी हराना क्योंकि ये देश के 80 करोड़ किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं।
ये देश के 54 करोड़ जो श्रमिक हैं, जिनके सब इन्होंने अधिकार खत्म कर दिए। आपको मालूम है कि अब जो मजदूर है इस देश का, वो हड़ताल नहीं कर सकता। हड़ताल अगर वो करेगा, उसी दिन से रिकंसिलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और रिकंसिलेशन की प्रोसेस के अंदर आप कभी भी हड़ताल नहीं करते, वो हड़ताल होगी तो इलीगल होंगे और आपको निकाल दिया जाएगा। 4 लेबर कोड बना दिए, क्योंकि मैंने कार्ल मार्क्स की बात की थी, इसलिए मैं कह रहा हूं। श्रमिक जो आंदोलन ने 44 जो कानून बनवाए थे, उनको खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए। मतलब किसानों के भी अधिकार खत्म किए और मजदूरों के भी हड़ताल खत्म किए। ये किसकी सरकार है? ये अडानी अंबानी की सरकार है। इसीलिए इसको हराना जरूरी है। हमारा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। हम ये कहते हैं आपसे, इसको हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसने हर घर में विवाद पैदा कर दिया, हर घर के अंदर टूट पैदा कर दी। समय होता तो मैं अपने घर का किस्सा आपको सुनाता कि कैसे टूट पैदा की है। हर घर को जो व्यक्ति और जो पार्टी बांट दे, वो सत्ता में रहने लायक नहीं है। और इसीलिए हम आसाम के अंदर हम ये अपील करने के लिए आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमने बहुत ठोक बजा करके पूछा। मैंने ये सवाल किया अखिल गोगोई जी से कि आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप का कुछ ऐसा मामला हो गया कि आपने कैंडिडेट दे दिए और नुकसान हो जाएगा, इसको क्या कहना है आपका? हमने कहा कि हम लोग आए हैं भाजपा को हराने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं भी यही कह रहा हूं, भाजपा को हराओ, जो भाजपा को हरा सकता है उसको वोट देने का काम करो। ये बात अखिल गोगोई जी ने आज सुबह हमसे कही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे मालूम है बहुत सारे साथी नाराज हैं, और ये बात की सफाई होनी चाहिए। बहुत सारे हमारे इंटेलेक्चुअल साथी नाराज है। क्यों नाराज है भाई? इतना नाराज थे तो आप कांग्रेस में सीट नहीं छोड़वा सकते थे क्या? आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई एक समूह ने तय किया कि इसे चुनाव लड़ना है, तो क्या जो लोगों को समझते हैं कि हम ठेकेदार हैं सेकुलरिज्म के, उन लोगों को क्या एक टिकट नहीं देना चाहिए था? क्या जो उनकी ताकत है अपर आसाम के अंदर, तो ताकत मतलब है ना, स्थापित ताकत है ना, इंडिजिनियस लोगों में स्थापित ताकत है ना, उन्हें देना था या नहीं देना था टिकट? रिकॉग्निशन करना था या नहीं करना था? क्यों नहीं किया? ये सवाल कौन पूछेगा? मैं यहाँ पर ये सवाल पूछने नहीं आया, लेकिन मेरे कान में जो बात आई, मुझे लगा कि सार्वजनिक तौर पर वो बात खुल करके लोगों के बीच में आना चाहिए कि अखिल गोगोई ये कह रहा है कि भाजपा को हराओ। भाजपा अगर आ गई, फिर से रिपीट अगर हो गई, तो आसाम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इस आसाम को बचाना जरूरी है। मैं आपसे साथियों ये भी कहना चाहता हूं, इस सरकार ने जो ये कानून के बारे में कहा कि एमएसपी मिल रही थी, मिल रही है और मिलती रहेगी। 1868 का रेट है, पूरे आसाम में मिल रहा है क्या किसानों को? बताइए, यहाँ पर जो किसान है वो बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। केवल यही नहीं मिल रहा, पूरे देश में पंजाब के अलावा कहीं नहीं मिल रहा। ये जो बैठे हुए सतराम सिंह जी, ये पंजाब के लोग हैं जिनकी ताकत इतनी है किसानों की कि सरकार को भी साथ कर लिया, विपक्ष को भी साथ कर लिया, इंडस्ट्री को भी साथ कर लिया, व्यापारी को भी साथ कर लिया, दुनिया के पंजाबियों को भी साथ कर लिया। सब खड़े हैं किसान आंदोलन के साथ में। लेकिन ये ताकत कहीं दूसरी जगह पर देश के अंदर पैदा नहीं हो पाई है। इसलिए पूरा देश पंजाब को सलाम कर रहा है और सलूट करने का काम कर रहा है, उसे सीखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसी ताकत बनाई जाए, फ्री बिजली भी लो और पूरी एमएसपी का, गेहूं और चावल का दाम भी लो। मैं आपको सरकार का आंकड़ा बताता हूं ताकि आपको बात भरोसा आ जाए और ऑन रिकॉर्ड ये बात आ जाए। 14 करोड़ टन इस बार गेहूं का उत्पादन हुआ है, और उसमें से सरकार ने कहा कि अब केवल 4.5 करोड़ टन खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे। ये वही सरकार है जो कहती है एमएसपी मिल रहा था, मिल रहा है और मिलता रहेगा। यही बात आपके ध्यान के साथ में है। ये सवाल है, हम चाहते हैं कि ये सवाल इस आसाम के गांव गांव तक पहुंचे
और लोग जो वहां पर जो किसान है वो इस सवाल का जवाब देने का काम करें। हम एमएसपी लागू कराने के लिए निकले हैं। जिस दिन एमएसपी लागू हो जाएगा, हमारा वाला एमएसपी नहीं, वो तो ये जो किताब है इसमें दिया हुआ C2 प्लस 50% कितना होना चाहिए। मतलब C2 का मतलब ये कि आपके जमीन का किराया भी और ब्याज का, आपका पूंजी के ऊपर ब्याज का पैसा भी जोड़ करके, ये है C2 प्लस 50%। वो तो सरकार मानती नहीं है, देती नहीं, लेकिन जो देश कृषि उत्पादों की देती है वो भी केवल घोषणा करती है, वो किसानों को मिलता नहीं है। हम क्या चाहते हैं, सब्जी का भी एमएसपी हो, दूध का भी एमएसपी हो, ये हमारी मांग है। और आज नहीं तो कल केरल के अंदर हुआ है ना, 18 सब्जियों का एमएसपी वहां पर दिया जा रहा है ना। हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर मिले। तो हमारी जो लड़ाई है वो एक तरफ कौन सी लड़ाई है, वो उनकी समझ, मैं कहना चाहता हूं कि ये वैचारिक संघर्ष है। और वैचारिक संघर्ष क्या है, वो किसान किसानी और गांव को खत्म करना चाहते हैं। उनका जो विकास का रास्ता है, जो यूरोप और अमेरिका का मॉडल है, जो एनर्जी बेस्ड है, कैपिटल बेस्ड है, पूंजी के ऊपर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, वो उनका मॉडल है जिसके अंदर वो चाहते हैं कि पूरा किसान खत्म हो जाए। 1% से 4% तक किसान अमेरिका या यूरोप के अंदर रह गया, बाकी सब किसान खत्म हो गया। इस देश के अंदर वो किसानी खत्म करना चाहते हैं। और वो किसान क्या होगा फिर, जब वो खत्म हो जाएगा तो वो मजदूर बन जाएगा। और वो केवल मजदूर नहीं चाहते, वो ऐसा मजदूर चाहते हैं जिसका कोई अधिकार ना हो, जो गुलाम हो। वो किसान को मजदूर बनाना चाहते हैं और मजदूर को भी वो स्लेवरी वाला गुलाम, बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। वो बंधुआ मजदूर जो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन अचानक कर दिया, उसके बाद वो पैदल चला, 850 लोग पैदल चलते चलते मर गए। आप लोगों ने वो सब विजुअल देखे होंगे। याद रखना, चुनाव के समय, वोट देते समय की बात है, याद रखने का काम करना। क्या इस देश में ट्रेन नहीं थी? क्या इस देश में बसें नहीं थी? क्या जो प्रवासी लोग हैं 4 दिन का टाइम देकर के उनको वापस जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती थी? की जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो शासन है, ये सबसे ज्यादा क्रूर और निर्मम शासन है इस समय दिल्ली के अंदर। और इसलिए इन्हें मानवता सिखाना जरूरी है, इन्हें इंसानियत सिखाना जरूरी है, इन्हें ये बताना जरूरी है कि इस देश को अगर आपको राज करना है, तो जो हमलावर भी आए थे उन्होंने इस देश की संस्कृति को समझ करके इस देश पे राज किया ना। तुम तो इसी देश की बात करते हो और इसी की गौरव की बात करते हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत लंबी बात हो जाएगी। वो मेरे साथी बहुत बढ़िया जो है सिंगू बॉर्डर का किस्सा और अलग अलग बॉर्डरों का किस्सा वो आपको बताएंगे, वो ज्यादा आपको जानना जरूरी है। लेकिन मैं एक दो अपील करके बात में समाप्त अपनी करूंगा, क्योंकि हम लोग जो मतलब भाषण देते हैं तो वो लंबा भाषण चल जाता है, उसके लिए माफी चाहते हैं। इसलिए बात मैं 2 बातें अपील करना चाहता हूँ। एक अपील ये कि आप जब भी कभी समय निकले आप बॉर्डर पे जरूर आइए। आजकल बॉर्डर बदल गया है, पाकिस्तान और चीन और जो है बांग्लादेश का बॉर्डर नहीं है, आजकल सिंधु बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, शाहजहांपुर बॉर्डर है, नए बॉर्डर पैदा हो गए हैं। किसानों को आजाद किया था 5 जून को, क्या बोला था प्रधानमंत्री ने, कहीं भी जा सकता है और माल बेच सकता है। और खट्टर उनका जो खटाना मुख्यमंत्री है वो क्या कहता है कि हरियाणा में बाहर का कोई किसान आकर के माल नहीं बेच सकता, बाकायदा ऑफिशियल जारी हो गया है। ये है कि नहीं है स्थिति? तो खैर उस बॉर्डर पे जरूर जाइए। क्यों उस बॉर्डर पे आप जाइए, उसके बारे में आपको परमजीत भाई बताएंगे। लेकिन इसलिए जाइए कि 1942 में आप पैदा नहीं हुए थे। 1974 में शायद आपने वो सक्रिय आंदोलन नहीं देखा होगा। मैं तो अखिल गोगोई और मैं तो सरना की कोर कमेटी के अंदर थे, उसमें हम शामिल थे। लेकिन अब ये जो आंदोलन हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन है, उसमें भागीदारी करने का काम आप जरूर करिए। तो आप किसानों का तीर्थ चल रहा है, तो वो तीर्थ यात्रा जरूर करके आइए। और एक तीर्थ यात्रा के बारे में अभी आपसे मैंने पूछा था, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। पूरे देश के लोग कामाख्या आते हैं, बड़ा प्रताप है कामाख्या का। मैं पूरे श्रद्धा के साथ कहना चाहता हूँ
मैंने पूछा क्या कामाख्या मंदिर के अंदर जो भी व्यक्ति जाए क्या उसको भोजन प्रसादी मिल सकती है? मैं तो गया हूं, मुझे तो मिली नहीं। मिलती है क्या वहां पर? नहीं मिलती। हाँ या ना तो बोलिए, फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, नहीं मिलती है। और नहीं, आप जो है आपको इज्जत बचाने के लिए बोल रहे हैं, मान लेता हूं, मैं जानता हूं नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो सीखे सिखों से, वो सिखों से सीखे। लंगर प्रथा जो है, आज नहीं, जो बॉर्डर के ऊपर लंगर खिला रहे सिख, लेकिन पिछले 30 साल से मैं 2000 से लेकर के 25,000 तक लोगों को हमने गुरुद्वारे में रुकवाया है और फ्री खाना लंगर उन्होंने खाया है। उन्होंने ये नहीं देखा कौन से लोग हैं, बस भाई बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, अंदर आके सर ढक करके रहना, खाओ रहो, जितने दिन चाहो खाओ, तो जितने चाहो रहो। सिखों से ये सीख लो सेवा कैसे होती है। इतना ही कोई आंदोलन कर गया हमारा तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन बताया था अभी योगेंद्र जी ने। अगर इतना आपने सीख लिया, पूरा हिंदू धर्म करते हैं, बंगाल के अंदर भी यही बात बोली थी, बहुत बड़े बड़े सेठ हैं आरएसएस की फंडिंग करते हैं। मैंने कहा था भाई इतना ही काम कर लो कि देश के अंदर सब जगह नहीं कर सकते तो हर जिले में एक मंदिर ऐसा बना दो जिसमें 24 घंटे खाना मुफ्त मिलेगा। जो बड़े बड़े सेठ है वो उसको फंड करेंगे, कर दो भाई, फोकट में घर से कहो हिंदू है। कोई सब काम करोगे, दलितों को इंसान मानने से इनकार करोगे, महिला को बराबरी का स्थान देने से इनकार करोगे, सब जितनी कुप्रथा है वो सब चलाने का काम करोगे। मेरा कहना है कि इन सवालों के ऊपर भी सोचने का काम करना, क्योंकि ये जो पार्टी है ये मनुवादी पार्टी भी है। हर तरीके से इस मनुवाद को स्थापित करने का काम ये पार्टी करती है, इसलिए भी इसको हराना जरूरी है। और इस पार्टी ने पूरे कोरोना काल के अंदर जो काम किया, किसके लिए काम किया आपको मालूम है कि कल के अखबार में क्या छपा? दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति जिसने कम समय में सबसे ज्यादा पैसा कमाया वो है अडानी। सोचिए आप, 5 लाख का आदमी था, 5 लाख का। मोदी जी के 80 मोदी, वो आज दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कम समय में कमाने वाला आदमी बन गया। इसीलिए बनाया था प्रधानमंत्री के आपने। सोच लेना क्या यही गुजरात मॉडल है, जिस मॉडल को, इसीलिए मैं इसको मोदानी मॉडल कहता हूं। मोदी का वो मॉडल जो अदानी को लाभ देने के लिए बनाया गया। और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस मोदानी मॉडल के खिलाफ में आपको वोट देने का काम करना चाहिए, क्योंकि ये मामला केवल 2 लोगों का नहीं है कि 2 लोगों को लाभ मिल गया। इसका असर क्या हुआ? 15 करोड़ लोग इस देश के बेरोजगार हो गए इस कोरोना काल के अंदर। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग पूरा परिवार आत्महत्या कर रहा है। और सब तो छोड़िए योगेंद्र जी, सूरत का 6 लोगों का व्यापारी का परिवार, डायमंड व्यापार करने वाले परिवार ने एक साथ आत्महत्या कर ली आर्थिक तंगी के कारण सूरत में। वो भी डायमंड का व्यापारी आत्महत्या करता है। ये देश, ये है न्यू इंडिया। इस न्यू इंडिया को रिजेक्ट करिए। हम ऐसा न्यू इंडिया चाहते हैं, ये किसान आंदोलन ऐसा न्यू इंडिया चाहता है जिसके फोकस में केंद्र में किसान और मजदूर होगा और उसका जीवन, उसके हक और अधिकार भारत के संविधान के नाम से सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं इसमें सब इंडिजिनियस लोगों का, सब जो लोग हैं, नेटिव्स हैं, उनको बराबरी से रहने का, सम्मान के साथ में रहने का अधिकार होगा। धर्म के नाम पर ना हम बंटने देंगे आसाम को और ना ही धर्म के नाम पर हम बंटने देंगे पूरे देश को। इस बात का ऐलान करके वोट दीजिए। अगर आपको कुछ बात कन्विंसिंग लगी हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने मन बना लिया कि आप भाजपा के खिलाफ वोट देंगे? मन बनाया हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए। जिनने हाथ खड़ा नहीं किया, क्या माना जा रहा हो भाजपा को वोट देने वाले हैं? आस पड़ोस में देख लीजिए भाई कौन कौन है। अभी तो आपका बहन का तो जो है एक हाथ है, फिर भी वो हाथ उठा रहे हैं। और इसलिए मेरा कहना ये है साथियों, ये जो संघर्ष है, मेरा आपसी निवेदन और आपसे अपील,
ये लड़ाई केवल जो सेकुलरिस्ट हैं या जो केवल डेमोक्रेट्स हैं वो लोग अकेले नहीं लड़ सकते। इसमें आम नागरिक को इस लड़ाई में उतरना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं लड़ाई में उतरेंगे तब तक ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उतरिए, थोड़ा सा समय दीजिए। इस आसाम को बचाना है, इस देश को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, मनुवाद को गाड़ना है, तो फिर आपको उतरना पड़ेगा। थोड़ा सा समय लगाइए। जो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस भाजपा को हराने के लिए, इस मोदानी मॉडल को रिजेक्ट करने के लिए, वो आप अपनी तरफ से कर दीजिए। क्या क्या कर सकते हैं आप पर्चे बंटवा करके आप बांट सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे बढ़िया जो पोस्ट आपको रोज भाषण होता है योगेंद्र जी का, कहीं ना कहीं पर हमारे देश के जो टॉप जो लीडरशिप है उसका भाषण होता है, जो आपको भाषण पसंद आ जाए उसको आप वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, जो प्रसाद पसंद आ जाए आप आगे बढ़ा दीजिए। सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारे फैक्ट्स निकलते हैं, उसको आगे बढ़ाने का मेरी जिम्मेदारी है। नागरिक होने के नाते इस देश को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि जो 1.5 लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो कुर्बानी देने का काम किया था वो इस देश को बचाने का काम इसलिए किया था ताकि ये देश आजाद रहे। और ये बात मैंने बंगाल में कही थी, वो कहती खत्म करूंगा कि तब सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फौज आई थी वो क्लाइव के नेतृत्व में आई थी, पलासी में हार गए और उसके बाद में रास्ता बन गया। 1757 23 जून की बात है, और उसके बाद में पूरा देश गुलाम हो गया। ये मोदी, अडानी, अंबानी को इस देश का मालिक बनाना चाहते हैं, पूरे देश को 137 करोड़ लोगों के ऊपर गुलामी थोपना चाहते हैं। और इसलिए हमारी जो लड़ाई है वो खेती के कॉर्पोरेटीकरण को रोकने की हमारी लड़ाई है, इस देश को गुलामी से बचाने की लड़ाई है, इस देश के अंदर लोकतंत्र को बहाल करने की लड़ाई है, इस देश में संविधान का राज करने की लड़ाई है। उस राज को कायम करने में आप भी अपना योगदान देंगे, इस आशा विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।